यह भयानक कहानी का आरंभ रुहेलखंड की रियासत रामनगर से हुआ और फिर हिंदुस्तान के बेशुमार इलाके इस भयंकर बीमारी की चपेट में आ गए। हुआ यूं कि रामनगर के रावत राय ने एक बार सैर करते हुए एक हरे भरे बाग को देखा जो अनार, सेब और संतरों के पेड़ों से भरा हुआ था। रावत राय खुद बहुत बड़ा जमींदार था। मीलों लंबी जमीनों पर खेती होती थी और बहुत से बाग विभिन्न फलों के थे, लेकिन उसके किसी भी बाग में यह खूबसूरती नहीं थी। यहाँ तो ऐसा लगता था जैसे फल उमड़ पड़े हो। लाघन सिंह, यह बाग किसका है रे? रसिकलाल चौरसिया का, महाराज। देख रहे हैं आप उसे? लाघन सिंह ने रश्क भरी नजरों से लहलहाते फलों को देखकर कहा, गजब की फसल है। ऐसा कैसे हो गया? रसिकलाल खुद इसमें काम करता है। एक ही बाग है उसका। जी महाराज। फसल किसको देता है? बड़ी मंडी के आलती पैसे लिए फिरते हैं महाराज। सालों पहले का बयाना देने को तैयार रहते हैं। बड़े नखरों से अपनी फसल बेचता है रसिकलाल। फल बता रहे हैं कि नखरों से बिकते होंगे। रावत राय की आवाज में जलन थी। जो आलती फसल खरीद लेता है मालामाल हो जाता है महाराज, क्योंकि फिर यह फल रियासतों और जागीरों में जाते हैं और सोने के भाव बिकते हैं। जरूर बिकते होंगे, क्योंकि यह फल है भी सोने के बने हुए। लेकिन एक बात बताओ, क्या यह बाग हमारा नहीं हो सकता? कह नहीं सकता महाराज। वैसे जहाँ तक मुझे रसिकलाल के बारे में जानकारी है, उसका यह एक ही बाग है। वह इस पर बड़ी मेहनत करता है। तुम ऐसा करो, रसिकलाल को हमारी तरफ से पैगाम दे दो। हम उससे मिलना चाहते हैं। यह बाग देखकर तो हमारे मुंह में पानी भर आया है। ऐसा अच्छा बाग किसी और के कब्जे में हो तो हम पर लानत है। हमारे इतने सारे बाग है, इतने सारे नौकर है, मगर ऐसी फसल कोई भी नहीं उगा पाया। इसे देखकर तो हम जलकर राख हो गए हैं। बुला लो उस सूरमे को। और भी बहुत सी बातें करनी है मुझे उससे। नाम भी नहीं सुना हमने तो कभी उसका। इत्तफाक की बात है कि इस तरफ आए भी नहीं, या आए होंगे तो बिना नजर डाले ही गुजर गए होंगे। चलो, खैर हर काम वक्त पर ही होता है। रसिकलाल बेचारे को इस मेहनत से निजात दिलाओ। बुलाओ उसे, और अकेले में बुलाओ। शाम को तो सब लोग आ जाते हैं। तुम ऐसा करो, कल दोपहर को उसे बुला लो। जी महाराज। रसिकलाल बेचारा शरीफ आदमी था। वक्त का मारा हुआ। वक्त ने उसके कंधे हुका दिए थे। 5 बेटियों का बाप था। बेटे की आस में बेटियां पैदा करता चला गया। खुद तो हिम्मत वाला था कि बेटियां बर्दाश्त करता रहा और बीवी से यही कहता रहा कि भगवान की देन है, चिंता क्यों करती हो। उसने बेटियां दी है तो उनकी तकदीर भी अच्छी ही बनाई होगी। बस मुझे जरा ज्यादा मेहनत करनी होगी। एक ही बाग छोड़ा है पिताजी ने, इसमें इन बच्चियों की तकदीर के पेड़ उगाऊंगा। और तो देख लेना भगवान, इन सारी बच्चियों को आराम से रुखसत करूंगा। लेकिन उसकी बीवी इस आखिरी बेटी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। रूपा, रमा, रागिनी, राधा और उसके बाद रजनी। लेकिन रजनी के बाद रसिकलाल की धर्मपत्नी इस संसार से सिधार गई और बेचारे रसिकलाल के कंधों पर 5 बेटियों का बोझ छोड़ गई। हालांकि बेटियां बड़ी समझदार थीं। साल भर का फिर्क था पाँचों में। लेकिन रूपा रजनी की मां बन गई। वैसे भी बहनों को संभालती थी। रमा भी उस जैसी ही समझदार थी। दोनों बड़ी बहनों ने मिलकर बाकी 3 बहनों को संभाल लिया और मां की कमी महसूस न होने दी। रसिकलाल जो पहले बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, बेटियों की यह कारगुजारी देखकर मुतमिन हो गया और उसने सोचा कि चलो भगवान ने मातासमान बहने दे दी, सिर्फ इसलिए कि वह अपना काम बखूबी अंजाम देता रहे। उसने अपने बुढ़ापे को भुला दिया, बीवी की जुदाई को भुला दिया। बस यह बाग था जिसका एक एक पेड़ उसने अपनी बेटियों के नाम कर दिया था और उन्हीं के नाम से उन पर मेहनत किया करता था। और हकीकत यह है कि पेड़ों ने भी जैसे रसिकलाल से ताऊन का फैसला कर लिया था और उसकी बेटियों की तकदीर बनाने में उसका साथ देने लगे। चुनांचे मिसाली फल उगाए गए। रसिकलाल की बड़ी साख बन गई। आलती पैसे लिए फिरते थे कि फसल बेच दो, लेकिन रसिकलाल जानता था कि फसल तैयार होगी तो मुँह मांगे दाम मिलेंगे। और ऐसा ही हो रहा था। बेटियों के जहाज के लिए उसने अच्छा खासा काम कर लिया था। साधु बाग पर ही रहता था।
रसिक लाल सूरज छिपने से पहले बच्चियों के पास वापस आ जाता था और उसके कोशिश करते थे कि बाप बेटियां खुश रहें। रसिक लाल इस कोशिश में कामयाब हो चुका था। जिंदगी का एक लंबा वक्त उसने अपनी बेटियों के साथ गुजार लिया था और अब तो रजनी भी 17 साल की हो चुकी थी। बच्चियां सारी की सारी बड़ी हो गई थीं। एक से एक सुंदर सूरत की मालिक थीं। लेकिन रसिकलाल ने अपने ऊपर बुढ़ापा तारी नहीं होने दिया था। अब उसकी यही आरजू थी कि जल्दी जल्दी बच्चियों के रिश्ते आ जाए और वह उनके हाथ पीले कर दे। उस शाम बाप बेटियां बैठे हुए बातें कर रहे थे कि बाहर किसी के आने की खबर मिली। रसिकलाल ने कहा, देखो जरा कौन आया है। यह कहकर वह बाहर दरवाजे पर आ गया। दरवाजे पर लाघन सिंह 2 आदमियों के साथ खड़ा था। रसिकलाल को यह बात मालूम थी कि लाघन सिंह बहुत बड़े जमींदार रावत राय का मुलाजिम है। रावत राय तो खैर इतना बड़ा आदमी था कि रसिकलाल जैसे लोग उसके चरणों की धूल भी नहीं थे। इसलिए वह बहुत कम लोगों को जानता था, लेकिन उसे बहुत से लोग जानते थे। लाघन को भी रसिकलाल उसके मुहच्छे मुलाजिम की हैसियत से जानता था। लाघन सिंह ने कहा, कैसे हो रसिकलाल? तुमसे काम था। आए महाराज, मैं आपको जानता हूँ। आप तो बड़े महाराज के साथी है। बड़ा नाम है हमारे बड़े महाराज का। तुम्हारे मुँह से मोहब्बत भरे यह अल्फाज सुनकर बड़ी खुशी हुई। रसिकलाल, इस वक्त तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं ठहरूंगा। एक संदेशा भेजा है महाराज ने। हुक्म दीजिए महाराज। रसिकलाल हाथ जोड़कर बोला, कल दोपहर को सूरज ढलने से पहले तुम महाराज से उनकी हवेली पर मिल लो। तुमसे बड़ा जरूरी काम है। हम सर के बल आएंगे महाराज। टाइम बता दीजिए। 2 बजे आ जाना। बड़े महाराज तुम्हारा इंतजार करेंगे। हमारा प्रणाम कह दीजिए उन्हें। हम ठीक 2 बजे पहुंच जाएंगे। रसिकलाल ने कहा, फिर बोला, महाराज, हमारा मुँह तो नहीं है इतना बड़ा कि आपसे कोई बात कहें। पर आ कहीं पर आप आए, मैं थोड़ा जलपानी। कोई बात नहीं रसिकलाल, फौर आएंगे। फौर सही। तुम्हारी हमारी दोस्ती हो गई, जलपानी तो चलता ही रहेगा। अच्छा, अब चलते हैं। यह कहकर लाघन सिंह वापसी के लिए मुड़ गया। रसिकलाल उस वक्त तक खड़ा लाघन सिंह को देखता रहा जब तक वह निगाहों से ओझल न हो गया। उसने दरवाज़ा बंद किया और कंधे हिलाकर बोला, पता नहीं राजा भोज को गंगा के तट से क्या काम पड़ गया। चलो ठीक है, मिलने जुलने में क्या हर्ज है। महाराज ने बुलाया है तो हमारा काम है कि हम जाए। यही बात उसने अपनी बेटियों को बताई थी कि कोई ऐसी बात नहीं थी जो काबिल तवज्जो होती। चुनाचे दूसरी बातें होने लगीं। और फिर दूसरे दिन दोपहर को काम करते करते रसिकलाल को ख्याल आया कि आज बड़े महाराज के पास जाना है। बाग में मसरूफ था। साधु से कहा, साधु, कल बड़े महाराज, जानते हो न उन्हें? सारे ही बड़े हैं महाराज। किसकी बात कर रहे हैं आप? रावत राय की। जागीरदार रावत राय को तो मैं जानता हूँ। उनका आदमी आया था मुझे बुलाने के लिए। मैं जरा वहाँ जा रहा हूँ। ठीक है महाराज, इधर ही वापस आएंगे। हाँ, बहुत ज्यादा देर कर देंगे यह लोग। यह तो बहुत बड़े लोग होते हैं ना। आता हूँ अभी थोड़ी देर में। रसिकलाल ने अपने आप को संवारा और उसके बाद चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद वह हवेली के दरवाजे पर पहुंच गया था। लाघन सिंह वहां मौजूद था। रसिकलाल को देखकर मुस्कराया और बोला, बात यह है रसिकलाल, असल में कल हम तुम्हारे बाग की तरफ से गुजरे थे। तुम्हारे बाग के फल देखे, बड़े महाराज ने बड़ी तारीफें कीं। कोई भी काम ऐसे नहीं हो जाता। तुम्हें 2 बजे बुलाया था और इस वक्त 2 बजने में 30 सेकेंड बाकी है। इतना जिम्मेदार आदमी ही ऐसे फल उगा सकता है। रसिकलाल ने हाथ जोड़कर माथे से लगा दिए थे। उसके बाद वह रावत राय के सामने पहुंच गया। लाघन सिंह ने यहाँ भी रसिकलाल के जिम्मेदार होने की बात की और रावत राय ने रसिकलाल की तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तुम जया आदमी ही इतना खूबसूरत बाग लगा सकता है। लाघन ने बताया होगा कि कल जब हम तुम्हारे बाग की तरफ से गुजरे तो हमारी आंखें खुशी से फैल गईं। कितना सुंदर बाग लगाया है तुमने, और कैसे फल खिलाए हैं उस पर। हम तो देखकर हैरान रह गए। बस दया है महाराज की, दया है भगवान की। 5 बेटियों का बाप हूँ।
भगवान ने जब 5 बेटियों का बोझ कंधे पर दिया तो उसे ठिकाने लगाने का बंदोबस्त इस बाग की शक्ल में कर दिया। गरीब सा आदमी हूँ जनाब, बस ऐसे समझ लीजिए कि अपनी गरीबी को छुपाए हुए मेहनत कर रहा हूँ और भगवान मुझे उसका सिला देता है। ही क्यों नहीं, रसिकलाल, कितना कमा लेते हो साल भर में? बस जो भगवान दे देता है महाराज। रसिकलाल, मैं असल में खुली बात करने का आदी हूँ। तुम्हारा बाग मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और बचपन से मेरी आदत है कि जो चीज़ मुझे पसंद आती है मैं उसे अपने पास रखता हूँ, किसी और के पास नहीं रहने देता। तुम्हारा बाग बहुत ही अच्छा है। असल में मेरे बाप भी बहुत बड़े जमींदार थे और मैं उनका इकलौता बेटा। हर ख्वाहिश पूरी की उन्होंने मेरी। अब उसके बाद पिताजी इस संसार में नहीं रहे, लेकिन ख्वाहिशें जिंदा है और जो कुछ होता है खुद ही करता हूँ। रसिकलाल का दिल धक से रह गया। इन अल्फाज का मतलब उसकी समझ में आ रहा था। उसके अंदर हौल उठने लगे, लेकिन फिर भी वह खामोशी से बड़े महाराज की सूरत देखता रहा। रावत राय ने कहा, रसिकलाल, 5 बेटियां हैं तुम्हारी। एक अच्छी शादी के लिए एक बेटी के लिए 2 लाख काफी होते हैं। 10-25-50 हज़ार जहाज दे दो, अच्छे से अच्छा लड़का मिल जाएगा, और बाकी पैसे वैसे ही खर्च कर दो तो 5 बेटियों का खर्च बनता है 10 लाख। 2 लाख तुम्हारे जीवन के लिए काफी होगा, क्योंकि बेटियों के जाने के बाद तुम्हें अपना जीवन बिताने के लिए भी कुछ चाहिए होगा। 12 लाख हो गए। इस बाग की कीमत में तुम्हें 12 लाख दे सकता हूँ। यह बाग मुझे दे दो। रसिकलाल का चेहरा पीला पड़ गया था। अमन पसंद और शरीफ आदमी था, जानता था कि ऐसे मामलों में क्या होता है, लेकिन फिर भी अपना मान, अपना ज़मीर, अपना दिल, अपना वजूद बेचा तो नहीं जाता। हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, भगवान ने आपको बहुत से बाग बगीचे दिए हैं। गरीब की तो यही पूंजी है। जिस तरह आपके पिताजी आपके लिए सब कुछ छोड़ गए हैं, उसी तरह मेरे पिताजी भी ज़मीन का यह टुकड़ा मेरे हवाले कर गए हैं। और जब वह इस संसार से गए थे तो इस टुकड़े पर छोटे छोटे पौधे लगाए गए थे। भगवान की दया से आज यह पौधे इतने बड़े हो गए हैं और मेरा और उनका एक रिश्ता कायम हो गया है। समझ लीजिए वह मेरे माता पिता है या मैं उनका पिता हूँ। हम एक दूसरे से इतने वाकिफ हैं महाराज कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब क्या है तुम्हारा? महाराज, माता पिता बेचे तो नहीं जाते। आप खुद समझदार हैं। बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। लकड़ी और हरे पत्ते न माता होते हैं और न पिता, बलावजा इनसे बेट के रिश्ते कायम कर लिए जाते हैं। अगर वह तुम्हारे माता पिता हो सकते हैं तो जरा मेरे बागों को देखो। मेरे तो हजारों माता पिता हैं, मगर मैं इन फजूल बातों को नहीं मानता। 12 लाख रुपए मैंने तुम्हें पेशकश की है, 3 लाख और बढ़ा दिए हैं। चलो 15 लाख हो गए। अपने घर में आराम से रहो, बेटियों का ब्याह करो और बाकी जीवन सुकून से गुजारो। वैसे भी अब तुम्हारी उम्र इतनी मेहनत करने की नहीं है। हाँ, मैं तुमसे यह जरूर कहूँगा कि अगर तुम अपनी मेहनत करना ही चाहते हो तो फिर ज़मीन के एक टुकड़े पर ही क्यों करते हो? मेरे बाग है, मुझे मशवरे दो, इसका मैं मुआवजा दूंगा। नहीं महाराज, हम यह सारी बातें नहीं कर सकते। नहीं अपना बाग आपको दे सकते हैं। और कोई बात करे, हम आपके दास हैं। मान लो मेरी बात, रसिकलाल, मान लो। यह तुम्हारे हक में बेहतर होगा। बच्चियां भी आराम से खिकाने लग जाएंगी। ऐसा करूंगा, मैं खुद तुम्हारी बच्चियों के लिए रिश्ते तलाश करूंगा। महाराज, जो काम भगवान ने जिसके सुपुर्द किया है उसे ही करना चाहिए। हमें इजाजत दीजिए। सुनो, बात सुनो। ऐसे नहीं रसिकलाल, ऐसे नहीं। तुम फिर सोच लो, गौर कर लो। 3 दिन देता हूं मैं तुम्हें। 3 दिन के बाद मैं तुमसे बात करूंगा। ठीक है महाराज, जैसा आप चाहें। लेकिन 3 या 30 दिन के बाद भी मेरा जवाब यही होगा। जय राम जी की। यह कहकर रसिकलाल बिना किसी इजाजत के उठा और बाहर निकल आया। बहुत बुरी लगी थी उसे रावत राय की यह बात। रावत राय ने उसे दोबारा आवाज नहीं दी थी। लाघन सिंह के चेहरे पर गुस्से के आसार थे। उसने गुस्सैली निगाहों से उसे देखते हुए कहा, पकड़ कर लाओ महाराज उसे। नहीं, किसी भी इंसान की आवाज से, उसके अंदाज से उसकी तबीयत का पता लगाया जा सकता है,
लाघन सिंह। अब क्या क्या जाए, तुम खुद देखो। इंसान बुरा नहीं होता, लोग उसे बुरा बना देते हैं। मैंने उसे सोचने का मौका दिया है। मुझे पता है वह नहीं सोचेगा, और सोचेगा तो यही सोचेगा कि मुझे इनकार कर दे। चुनाचे कोई ऐसी बात नहीं, उसके लिए दूसरा बंदोबस्त कर लेते हैं। जी महाराज, लाघन सिंह ने जवाब दिया। जारी है।